नाज़रीन, फातह सिंध जनरल नेपियर के नाम पर वाक़या नेपियर थाने से तो हर कोई वाकिफ है। कराची का कोई ऐसा पुलिस अफसर, पुलिस वाला नहीं कि जो नेपियर थाने से वाकिफ ना हो, नेपियर थाने का मुशाहिदा ना किया हो। पुलिस वाले तो पुलिस वाले, आम लोग भी जो है नेपियर थाने के हदूद में चलने वाली रंगीनियों से जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ है और वहाँ जो है वो लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के दादा के नाम पर भी जो है सिंध में एक थाना कायम है। वो थाना कहाँ पर है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन को दोनों हाथों से उनकी अजमत को सलाम करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती के इल्ज़ाम में सखर और लड़काना रेंज से 32 मजीद पुलिस अफसरों और अहलकारों को कराची के पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के बदनाम ज़माना बी कंपनी में धकेल दिया है। काला पानी की उन्हें सज़ा दे दी गई है। इसकी असलियत क्या है और इसके जिम्मेवार और कौन है, इस पर क्यों मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की गई है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं और ख़ास तौर से जो है वो ई जोन के जो डीआईजी हैं उनके लाडले, उनके चहीते जो है अकरम आराई ने जेबों के खात्मे के बाद जेबों से तमाम पर्चियाँ तो उनकी निकल चुकी, तमाम एसएचओ लग चुके थे। बाद में उन्हें ख्याल आया कि वो हो कुछ नाम तो जो है वो उनके सलूका वाली जेब में भी अंदर है, तो वो सलूके की जेबों से भी जो है पर्चियाँ निकलना शुरू हो गई और उस पर भी जो है वो एसएचओस की पोस्टिंग का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। वो कौन है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। आज जिस सबसे बड़ी खबर का मुझे इंतज़ार था और उसकी वजह से मुझे प्रोग्राम जो है वो लेट करना पड़ा, नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो ऑर्डर अभी तक जो है मौसूल मुझे नहीं हो सके, न मुझे न मेरे नुमाइंदा खसूसी को। इसी वजह से मुझे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में जो है वो गैर मामूली ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मैं नाजरीन आप सबसे माजरत हुआ हूँ। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, मेरा शो द अवामी शो। आज जुमे का दिन है यहाँ कनाडा में और मैं जुमे की तैयारी कर बैठा हूँ। तैयारी से पहले मैं आप लोगों से मुखातिब होकर अपना ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जिक्र मैंने किया था चार्ल्स नेपियर, जो कि फातह सिंध कहलाए जाते हैं तारीख की किताबों में। उनके नाम पर जो है कराची का एक थाना है नेपियर, बदनाम ज़माना थाना। हीरा मंडी के हवाले से, जूना मार्केट के हवाले से, रंग रलियाँ मनाने के हवाले से, बुलबुल हज़ार दास्तान नामी एक बिल्डिंग है, फनकार महल एक बिल्डिंग है यहाँ पर। यानी कि ये अय्याशी के मरकज़ के हवाले से जो है ये थाना नेपियर मशहूर है। और इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है कि ये उस जनरल के नाम पर है जिन्होंने सिंध को फतह किया था। सिंध पर जो है वो अंग्रेज़ सरकार का यूनियन जैक लहराने वाला नेपियर जो था, उसके नाम पर नेपियर थाना है, जहाँ एक किसी ज़माने में डांस हॉल हुआ करता था, जहाँ पर ये गोरे वहाँ के डांस करते थे। उसी की मुनासबत से जो है देसियों ने वहाँ पर अपना धंधा शुरू कर दिया। जूना मार्केट के इलाके में हीरा मंडी बना दी, कंजर खाना बना दिया, और कंजर खाने के हवाले से जो है नेपियर मशहूर है। ये है नेपियर थाने की हिस्ट्री, नेपियर थाने की तारीख, जिससे कराची पुलिस वाले जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पोस्टिंग के दौरान जो है वही कारोबार इख्तियार कर गए, वहाँ उन्होंने शादियाँ कर ली, बच्चे हो गए और वहीं के होकर रह गए। ऐसी भी तारीख यहाँ की है। अब हम बात करते हैं कि ये थाना जो है वो तो नेपियर के नाम पर है, फातह सिंध के नाम पर है। आज हम एक और थाने के बारे में कराची के पुलिस वालों को बताएंगे। अंदरून सिंध के पुलिस वाले शायद उस थाने से वाकिफ़ हों, उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई हो तो जानते हो कि भी थाना किसके नाम पर है, कौन था, क्या था। लेकिन शायद कराची के पुलिस वालों को इसका इल्म ना हो। मैं उनके इल्म में ये इजाफा करने चाह रहा हूँ कि ये एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, इनके दादा के नाम पर जो है जैकबाबाद में एक पुलिस स्टेशन है। इसका नाम है जनाब अली मोहम्मद पूर ओडो
थाना, मोहम्मदपुर ओडो थाना जो है ये एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के दादा के नाम से मंसूब है और ये बहुत ही कदीमी थाना है। ये थाना जो है ओडो गोड कहलाता है, जो कि इनकी ज़मीनें हैं किसकी, जावेद आलम ओडो के वालिद, इनके दादा जो है वो जैकबाबाद के बहुत बड़े वडेरों में, बहुत बड़े ज़मींदारों में उनका शुमार होता है और तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें इनकी मलकियत है। इनके ज़मीनों पर ये एक थाना नहीं, ये एक थाना तो उनके दादा के नाम से मंसूब है जिसका मैंने जिक्र किया है। 2 और भी थाने हैं जो कि उनके ज़मीनों पर वाक़या हैं, उनके ज़मीनों को डील करते हैं, यानी कि वहाँ के इलाके के लोगों को जो है वो कानून और इंसाफ की फराहमी में मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये 2 थाने और हैं, एक तो दोदापुर है और एक ताजो डेरो है। ये 3 थाने हैं जैकबाबाद के, जो कि जावेद आलम ओडो एडिशनल आईजी कराची के ज़मीनों पर वाक़या हैं, यानी कि ये सारी ज़मीनें जो है वो इनके बुज़ुर्गों की है। तो ये थाना जो है जिसका मैंने जिक्र किया, मोहम्मदपुर ओडो जो है, ये जावेद आलम ओडो के दादा के नाम से मंसूब है। ये एक तारीखी थाना है। एडिशनल आईजी कराची और ख़ुद डीआईजी डीएल ब्रांच तनवीर आलम ओडो के दादा के नाम से मंसूब ये थाना जैकबाबाद का है, मोहम्मदपुर ओडो, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये उनके दादा का नाम है और उनके दादा के नाम से ये थाना मंसूब है। ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़, मालूमाती खबर थी जिसे मैंने शेयर करना जो है वो ज़रूरी ख्याल किया। ये अभी एक आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, ये खुद जो है वो सक्खर रेंज की है और हैदराबाद लाड़काना रेंज के पुलिस अफसरों की ये लिस्ट है। अब इन्हें भी जो है वो बतौर सज़ा जो है इन सबको जो है वो भिजवा दिया है बी कंपनी हेडक्वार्टर कराची गार्डन के अंदर, इनको मेहमान बना के भेज दिया है। अब इन पर भी जो है वो एक ही जो है वो इल्ज़ाम है कि ये जो है ये अपने इलाके में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करते चले आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में आईजी साहब को मैं पहले जो है वो उनकी अज़मत को मैं सलाम कर चुका हूँ कि उन्होंने जो है वो इन सब को जो है वो बतौर सज़ा जो है वो भिजवा चुके हैं। इसमें जो है एक तो एएसआई माशूक पैचो है, फिर हेड कांस्टेबल अहमद भुट्टो है, फिर हेड कांस्टेबल सखी बाइयो है, कांस्टेबल ये बहुत सारे हैं, फिर एएसआई दीन मोहम्मद लाशारी है। इस तरीके से तकरीबन 32 के करीब हैं। ये लाड़काना और सक्खर रेंज के हैं। मैंने कहा ना कि आईजी साहब की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने हकीकी मानों में जो है वो एक डंडा उठाया हुआ है पुलिस वालों के खिलाफ, बिगड़े हुए पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो डंडी भी मारी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपने 32 पुलिस अफसरों को तो वहाँ से निकाल दिया जो कि ज़ाहिर सक्कर और लड़काना के मुख्तलिफ थानों में पोस्टेड हैं। अब इनके खिलाफ जो है वो टास्क फोर्स ने यकीनन रिपोर्ट भिजवाई होगी और रिपोर्टों पर जो है चूँकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने नामालूम वजूहात की बिना पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसी तरीके से जोनल डीआईजीज़ ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद बहालत मजबूरी आईजी को ये सख्त तरीन कदम उठाना पड़ा। आईजी को ये कदम उठाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब इंसाफ और कानून के तकाजे वहाँ के मुतल्लिका एसएसपी और डीआईजी पूरे नहीं करते हैं तो उसके बाद आईजी को जो है जबर करते हुए, कड़वा गूंद पीते हुए ये सख्त तरीन हुक्मनामा जारी करना पड़ता है। उसके हुक्मनामे के जारी करने के ज़िम्मेवार आईजी से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और ख़ुद वहाँ के डीआईजी हैं। लेकिन चूँकि वो इसलिए नहीं करते कि इन तमाम के पीछे कोई ना कोई सियासतदान, कोई ना कोई वडेरा, कोई ना कोई बड़ा
शख्सियत होती है, वो उन बड़ी शख्सियतों को फेस करने से, उनको जवाब देने से खुद को बचाने के लिए हाथ उठा लेते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये आईजी ने किया है। और उसकी भयानक सजा जो है ना उन पुलिस वालों को भुगतना पड़ती है, क्योंकि उनके पास इंसाफ का कोई रास्ता नहीं रहता। जब आईजी ने किसी को सस्पेंड कर दिया तो अब उसको बहाल तो सीएम कर सकता है या चीफ सेक्रेटरी कर सकता है। वो हक जो आईजी के पास था इन एसएसपीज या डी, अगर फर्स्ट को एसएसपीज को डिसमिस सस्पेंड करता तो डीआईजी को बहाल कर सकता था, डीआईजी करता तो उसको आईजी कर सकता। लेकिन चूंकि अब उन्होंने हाथ उठा लिया, अपने आप को बचा लिया, कहीं कतरा के निकल गए, मलबा फेंक दिया आईजी पर, तो आईजी क्या करे। अब मैंने आईजी को सलाम क्यों किया था? आईजी साहब को मैंने सलाम इसलिए किया था कि अगर ये 32 पुलिस वाले पिछले कोई 1 साल से जो है ऑर्गेनाइज जराइम के इस भयानक कारोबार में मुलविस रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और डीआईजी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप ये कहते हैं कि आपकी टास्क रिपोर्ट की, अफसरों की रिपोर्ट में ये है कि इनके इल्म में नहीं था, दो बातें हो सकती है, या तो उनके इल्म में नहीं था या फिर वो मिक्सअप ऑफ क्राइम थे, उनकी सरपरस्ती में चल रहा था। अगर सरपरस्ती में चल रहा था तो फिर जो सजा इनको दी गई है उसी सजा के इनसे ज्यादा मुस्तहिक, इनसे ज्यादा हकदार जो है इनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, इनके डीआईजी हैं। अगर माना कि आप ही के टास्क फोर्स के सरबराहों की जो रिपोर्ट है कि जी उनके इल्म नहीं था, तो इसका मतलब है कि लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नालायक हैं। उन्हें जो है इन रेंज में, इन जोन में, इन डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी और डीआईजी केसेस से अपने फराइज सर अंजाम देने का कोई हक नहीं है, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, कि इतना सब कुछ चल रहा उनके इल्म ही नहीं है, तो लिहाजा उन्हें वहां से तब्दील कर दिया। आईजी साहब कोई एक कदम आपको उठाना पड़ेगा, या तो वो मिक्सअप है या फिर वो नालायक है, नाअहल है। ये तो नहीं कि आप बीच में से निकल रहे कनी कतरा के, आपने इन्हीं को सजा दी, उनको आपने छोड़ दिया। एक तो आपको मालूम है कि सिंध पुलिस में वैसी एक तफरीक दर तफरीक है, रैंकर्स और जो है पीएसपी में खिला पैदा हो चुकी है, वो बढ़ती चली है। और आपके इस तरह के इकदाम से जो है उस खिला में जो है वो मजीद इजाफा हो रहा है। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, रैंकर और पीएसपी, उनको एक साथ चलना चाहिए, और आपके इस तरह के इकदाम से उनमें एक साथ चलने की बजाय उनमें दूरियां पैदा हो जाती है, उनमें अलाइनमेंट का मसला पैदा हो जाएगा, गाड़ी सही डायरेक्शन पर नहीं चलेगी, मोड़ोगे यहां पर गाड़ी वहां जाएगी। इसलिए कि रैंकर जो है वो बगावत करने जा रहे हैं आप लोगों के इस तरह के ना इंसाफी पर मबनी इकदामात के नतीजे में। ये तो था आईजी सिंध साहब का कारनामा, जिस पर मुझे उनको दोनों हाथों से जो है वो सलूट या सलाम करना पड़ा, उनकी अजमत को। अब उनके मुकाबले में जो है एडिशनल आईजी कराची पर जरा बात कर लेते हैं, जावेद आलम ओडो, जिनकी दादा के नाम पर जो है वहां पर जैकबाबाद में एक थाना है। प्रोग्राम के इब्तिदा में मोहम्मदपुर ओडो थाने का मैं जिक्र कर चुका हूं। अब उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था कि भाई ये जो जावेद आलम ओडो हैं, इनके दूसरे जो भाई हैं, ये रख रखाव में, मेल जोल में दूसरे पीएसपी अफसरों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इनमें मैनर्स बहुत ज्यादा है, इनमें इखलाकियात, इनमें रख रखाव, इनमें जो वैल्यूज होती हैं वुमेन्स, इंसानी, उसकी वो कुछ कूट कूट कर भरी हुई है। ये मैं नहीं कहता हूँ जो लोग वहाँ एसएचओ रह चुके हैं, जो वहाँ डीएसपी रह चुके हैं, उनसे जिस तरीके से इनका रख रखाव है, और ख़ुद इनके अपने गांव के जो लोग हैं जिनको मज़ारे कहा जाता है, ये आम रिवायती वडेरे, आम रिवायती सियासतदान नहीं है जो कि मज़ारों को अपने बाप दादा की ग़ुलाम समझते हैं, उनको बिल्कुल मुलाजिम समझते हैं। ये उनके हकूक़ के लिए लड़ते हैं। अगर इनके गांव का कोई बंदा जो है कराची में उनके साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई पुलिस वाला, तो फिर ये एडिशनल आईजी कराची बनकर नहीं बल्कि इनके वडेरा बनकर जो है वो उनके हकूक के लिए आखिरी हद तक जो है वो लड़ते हैं, जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी मिसालें जो है कराची के थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की है, जिसके मैं बहुत दफ़ा जो है उसको रिपोर्ट कर चुका हूँ अच्छाई में कि ये इनकी एक खूबी है जिसका तस्करा करना मुझे ज़रूरी था। अब यहाँ एक आप लोग की स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये पुलिस वालों के साथ एक ज्यादती हुई है जो कि डेफर किया गया है कुछ पुलिस वालों को जो है वो इसमें क्या नाम है प्रमोशन में। अब उनको जो है कहते हैं कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने जो है 39 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को जिन्हें डेफर किया गया था हालिया प्रमोशन में 7 जून को बदसिलसिला प्रमोशन तलब कर लिया है।
کیونکہ ایڈیشنل آئی جی کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ یہ جو ہے کلریکل مافیا کی بدماشی ہے، ان کی مٹھیاں گرم نہیں کی گئی، ان کے ناجائز فرمائش پورے نہیں کیے گئے، تو انہوں نے اپنی انا کی تسکین اور اپنی خواہشات کی ادھوری تکمیل کی وجہ سے جو ہے ان 37 پولیس والوں کو جو ہے وہ ان کے جائز ترقیوں سے محروم کر دیا۔ یہ اسکرین پر ان بد نصیبوں کی بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا علم جب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو ہوا تو انہوں نے جو ہے بہت انہیں غصہ ہے، اور انہوں نے فوری طور پر ان تمام پولیس والوں کو 7 جون کو جو ہے طلب کر لی، اور اطلاع یہ ہے کہ ان تمام کو جو ہے 7 جون کو اگر کسی کا کوئی میجر پنشمنٹ نہیں ہوا، کوئی جائز ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوا ان کے ڈیفر کیے جانے کی، تو ان تمام کو جو ہے وہ بحال نہ صرف ان کو پروموٹ کر دیا گا، سب انسپکٹر بنا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ کورنگی کے ڈی ایس پی نے اپنے ایک لاڈلے کو جو ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ اسکرین پر آپ یہ بھی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ہمایوں پہلے بھی رہ چکے تھے، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ ہمایوں جو ہے باکسر کہلاتے ہیں، یہ اورنگزیب خٹک کے بہت قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں نے اپنی سروسز کی شروعات جو ہے وہ فیروز آباد تھانے کے لبرٹی چوکی سے کی تھی، وہاں پر ان کے باس ہوا کرتے تھے اس وقت کے ڈی ایس پی علی رضا۔ تو پہلے یہاں پر جو ہے خود اورنگزیب خٹک یہاں کے ایس ایچ او تھے، انہوں نے جب چارج چھوڑا تو انہوں نے راہ ہموار کر دی اپنے اس باکسر دوست کو، کس کو، ہمایوں کو، اور ہمایوں کی پوسٹنگ یہاں پر کروا دی۔ پوسٹنگ کروانے میں جو ہے کاٹھی والوں کا بہت مرکزی رول ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسے کاٹھی والوں نے تو نہیں لیے، لیکن کاٹھی والوں سے سفارش کروائی ہے ڈی ایس پی کورنگی نے، پیسے یقیناً پھر وہاں لیے گئے ہوں گے، یا پھر یہ الزام بھی لگے گا طارق نواز پر جو کورنگی کے ایس ایس پی ہے۔ کورنگی کے ایس ایس پی نے کہتے ہیں مبینہ طور پر اس پوسٹنگ میں یقیناً کوئی 8 سے 10 لاکھ روپے رشوت چلی ہے۔ اب کس نے لیے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چرخی چلی ہے خود ڈی ایس پی کورنگی کی جانب سے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں جو ہے وہ ایسٹ زون کے جو ہمارے ڈی آئی جی ہیں موصوف مقدس حیدر کے لاڈلے پر۔ ان کا لاڈلا جو ہے یہ اکرم آرائی، تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو جو اپنی جیبیں ہیں اوپر کی نیچے کی تمام جیبیں اس وقت خالی کر کے 18-19 ایس ایچ او تو انہوں نے لگوا دیے تھے اپنے باس سے جاتے جاتے۔ کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی، یعنی کہ جاتے جاتے کچھ بھی اٹھاؤ، تو وہ اب جا تو رہے ہیں، جاتے جاتے جو ہے وہ یہ جو دڑر جو پوسٹنگ کریں، یہ اس بات کا جو ہے وہ ناقابل تردید ثبوت ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ پوسٹنگ کر لی، 18-19-20 کی کر لی، پیسے دبا کے جو ہے اکرم آرائی کے کہتے ہیں اس وقت 5 انگلی گھی اور سر کڑائی میں۔ جب میں نے کہا تھا نا کہ اب لسٹ ختم ہو گئی، تو اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ ہو یہ لسٹ تو جو ختم ہوئی ہے تو اوپر کی جیبوں کی تھی۔ اب جو انہوں نے نیچے ایک پین رکھی ہے نان بائیوں کی طرح سے، یہ جو تنور پہ روٹیاں لگاتے ہیں نا، وہ نیچے پہنتے ہیں، ایک رکشے والے پہنتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سلوکا، اردو میں کہتے ہیں بنڈوری۔ وہ بنڈوری اور سلوکا کی جیبوں سے بھی کوئی پرچیاں نکل آئی جس پہ زب لگی ہوئی تھی۔ ان زب کو جب کھولا تو وہاں سے سب سے پہلے پرچی نکلتی ہے حاجی اسحاق کی۔ ہو اس نے تو بہت پہلے جو ہے دمڑے دیے تھے، اس کا کیا بنے گا۔ حاجی اسحاق کو بن قاسم کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ اسی طریقے سے سب انسپکٹر فراست شاہ کو ایس ایچ او شرافی گوٹ لگا دیا گیا۔ یہ حال ہے اکرم آرائی کا کہ وہ سلوکا کی جیب میں سے ابھی 2 پرچیاں نکلی۔ اب لگتا ہے کہ نیکر کی جیب میں بھی کوئی 2-4 پرچیاں اور ہوگی، شاید وہ کل نکل آئے نیکر کو صاف کرتے ہوئے، وہاں سے بھی کوئی پرچی نکل آئے تو وہ بھی کہیں ایس ایچ او لگے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب ایسٹ میں کوئی تھانہ باقی بچا ہے، تو ایسٹ کے تھانے تو تقریباً سارے فل ہو چکے ہیں، اور ایس ایس پی جو ہے وہ اس وقت تاؤ کھا کے بیٹھے ہیں، انتہائی غصے میں کہ یہ ان کے ساتھ کون سی سوتیلی ماں کا سلوک اس وقت ہے، کون سا ڈی آئی جی ہم پر مسلط کیا گیا ہے جو نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، گاجر مولی کی طرح سے ہر ایک کو چبایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی اس وقت تاثرات ہیں اپنے ہی اپنے ہی ڈی آئی جی ایسٹ کے ناروا سلوک پر۔ اب وہ غصے میں تو بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھی رات تک رہیں گے کب یہ یہاں سے 9-2-11 ہو جائے، کب ہم ان کے سچوز پر جھاڑو پھیر دیں۔ وہ بھی اس وقت ایک جذبات کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔
पिछले प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र ये किया था कि मैं मुल्क की सियासत को जो है मेरा पैमाना पुलिस के बड़े अफसरान हैं। उस पर मैंने कुछ जानवरों की मिसाल दी थी तो मुझे बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा खुद पुलिस के बड़े अफसरों की जानिब से कि मैंने जो है बड़े तज़ीक आमेज़ किस्म की जो है वो बात कही है। लेकिन वो मैंने एक मिसाल दी थी खुद सुकरात को मद्देनज़र के कि सुकरात का जो पैमाना था कायनात को समझने का वो था इंसान। उनका ये कहना था कि जो इंसान को समझ गया वो कायनात को समझ गया। उसका फॉलोअर मैं हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है उसको, तो उसको कॉपी करते हुए जो है मैंने जो है पाकिस्तान की सियासत का जो है मेरा पैमाना जो है वो पुलिस का कोई भी डीआईजी, एडिशनल आईजी या आईजी है, यानी ग्रेड 20-21 का जो अफसर है उसको देख लो। वो एक ऐसा आईना है कि उसमें आपको मुल्क की सियासत नज़र आती है। मैंने ये मिसाल ज़रूर दी थी कि जिस तरह से ये बिल्लियाँ जो होती हैं ये कोई कुदरती आफत जब आने वाली होती है तो ये फिर घूरती हुई देखती है, चीखती है, चिल्लाती है, इनकी अजीब गरीब कैफियत हो जाती है, इनकी छट्टी होती है, इनको सब पता चलता है कि कोई आफत, कुछ तब्दीली होने जा रही है। वही हालत जो है पुलिस के इन डीआईजीज की इन की होती है। तो वो समझ जाते हैं। तो मैं इनसे जब मेरी बात होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि पाकिस्तान की ये सियासत का किस तरफ जा रही है। मैंने कहा था कुछ भी नहीं होगा, इमरान खान जो है वो मजीद आगे प्रमोट होगा। ये इनसे गुफ्तगू से मुझे ये पता चला। अब मेरी गुफ्तगू खुदा न खास्ता कोई गुलाम नबी मेमन से नहीं हुई जिन पर जो है एक छाप लगी हुई है पीटीआई की, उनसे बात नहीं हुई। अब इसमें मैं एक मिसाल, एक वाकया बीच में अगर शामिल कर दूं तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। एक बड़ा टार्जन नुमा आईजी गुजरा है सिंध के अंदर जिसका नाम था मकबूल राना, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का जो है हम प्याला हम नवाला था, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज था, बल्कि उसका तो एक स्टाफ अफसर था। उन्होंने इनकी पोस्टिंग कराई थी आईजी सिंध सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी को नकील डालने के लिए, और कोशिश भी उन्होंने की थी जरदारी साहब को जो है वो सीआईए में बंद करने की, और वो उनकी कोशिश उस वक्त के एसएसपी सीआईए मंजूर मुगल ने जान पर खेलकर नौकरी को खतरे में डालकर नाकाम बना दी थी। ये भी सबके इल्म में है। जब मामलात हालात तब्दील होने लगे तो उसको भी बिल्कुल छट्टी से कहा कि अब तेरी मौत है, तू मारा जाएगा। खुद को बचाने के लिए वो दूसरों की तबाही का बायस बना। वहां से आईजी हाउस छोड़कर नंगे पांव भागा कहां पर, चौधरी शरीफ की घर चला गया। कि चौधरी शरीफ एक बहुत बाअसर इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, उस वक्त तो एसपी थे वो एफआईए के। ये खुद भी बचेगा, मुझे बचाएगा। क्या बदनसीबी थी चौधरी शरीफ की कि ये गए अपने आप को बचाने के लिए, अपने साथ साथ ले डूबे किसको, चौधरी शरीफ को भी। और चौधरी शरीफ की भी जिंदगी का वो उससे बड़ा कोई अलमिया ही नहीं था, बल्कि उसी में उनकी एंड हो गई। तो ये होते हैं पुलिस के बड़े अफसरान जो कि एकदम समझ जाते हैं कि कौन सा क्यामत, कौन सी तूफान कहां से। इसलिए मैंने पुलिस के ग्रेड 20, 21, 22 के अफसर को जो है सियासत को समझने के लिए मैंने उन्हें अपना पैमाना बनाया, जिसकी वजाहत मुझे इस वक्त जरूरी थी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं फिर आईजी की अजमत को सलाम करूंगा कि उन्होंने जुनैद शेख को जो उस कमेटी का सरबराह बनाया, जो कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ वार्डों में जो है वो कैंसर के मरीज बनकर जो है इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है गुटखा खाने की सूरत में, अब गुटखा वालों के खिलाफ जो है इस तरह के मुकदमात का इंदराज वो भी जुनैद शेख करेंगे। जुनैद शेख को तो मुबैना तौर पर उनके दोस्तों और दुश्मनों का मुखालिफिन कहने कि उनको तो खुद इलाज की ज़रूरत है, वो कैसा जो है वो ये फैसला कर सकेंगे। यहाँ पर तो कम से कम डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो जैसा, यानी ऐसा कोई पीएसपी अफसर को ये जिम्मेवारी आईजी साहब देते हैं जो कि खुद डॉक्टर होता है, जो समझता। आप जुनैद शेख को आपने कर दिया, जुनैद शेख तो हर एक को के खिलाफ कार्रवाई को रेकमेंड करेंगे। अब उनको तो अब समझ में मुझे नहीं आ रहा है, उनके दोस्तों और मुखालिफिन का ये कहना है कि ये जिम्मेवारी उन पर कुछ ज़्यादा डाल दी गई है आईजी की जानिब से, और ये जो अब आप कार्रवाई करने चले हैं ये भी आपने एक तरीके से पुलिस वालों का जो है वो खाने कमाने के रास्ते आपने खुलवा दिए। कि अब ये जो बड़े बड़े जो इनके जो फैक्ट्रियों के मालिकान हैं उनको ये आपके एसएचओस कहेंगे कि भाई ये आप इस केस में फिट हो रहे हैं। पहले तो उनसे 10 लाख लेते थे, अब उससे 10 करोड़ लेंगे कि 10 करोड़ दो वरना तुम इस केस में फिट हो रहे हो। उसने बंदे ने तुम्हारा नाम ले लिया। अब बंदा भाई इसमें जुर्म तो किसी का बाप भी नहीं साबित कर सकता। ये बस सिर्फ और सिर्फ उनको अब आप रगड़ा लगाने के लिए और अपने पुलिस वालों की तंदूर को भरने के लिए, उनको हराम ज़्यादा खिलाने के लिए, तो अगर ये आपने इकदाम किए तो इस पर तो फिर आपकी अजमत को दोबारा से मैं सलाम करूँगा।
اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.